इस मंगल में किसका दंगल होगा? किसने लगातार 29 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का प्रण किया है? इस पर निगाहें हमारी बनी हुई है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 29 ऐसी सीटें जिसमें अगर विश्लेषण किया जाए तो लगभग दर्जन भर के करीब जो है वो बीजेपी के पास थी और 9 के करीब कांग्रेस के और बाकी क्षेत्रीय दलों के पास। लेकिन देश भर में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आज मतगणना होगी। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल की मंडी और दादरा और नगर हवेली की सीटें शामिल हैं और इसके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के वोटों की गिनती भी जारी है और इनमें बिहार की 2 सीटें हैं, हरियाणा की 1 है, मध्य प्रदेश की 3 है, राजस्थान की 2 है, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों समेत कुल 29 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। हम आपको लगातार दिखाएंगे इन सभी सीटों के पल पल के अपडेट और सबसे सटीक नतीजे। अभी बैलेट को लेकर गिनती किए जाने की जानकारी नीरज भी दे रहे थे, जो कि काउंटिंग सेंटर सिरसा से, हरियाणा से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से धीरे धीरे लगभग 2-3 घंटे का ही वक्त लगेगा और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो नतीजे आएंगे वो एक बड़ा संदेश लेकर आएंगे। हालांकि वो संदेश विपक्षी पार्टियों से ज्यादा सत्ताधारी पार्टियों के लिए होता है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये होता है, अमूमन ऐसा पैटर्न माना जाता है कि उपचुनाव जो होते हैं वो उन्हीं पार्टियों के हक में जाते हैं जो सत्ताधारी होती है। लेकिन क्या ये जो फॉर्मूला है जिसे सेट पैटर्न कहा जाता है, क्या वो इन चुनाव में भी सामने आएगा? इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। विधानसभा उपचुनाव की सीटों के नतीजे क्या आते हैं, वहीं लोकसभा उपचुनाव की सीटों के क्या नतीजे आते हैं। इस दंगल में, यानी कि आज मंगलवार का दिन है, इस दंगल में किन किन पार्टियों का मंगल होगा और निर्दलीय भी अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं कि उनको भी कई सीटें इस उपचुनाव में मिल सकती हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं काउंटिंग सेंटर सिरसा का, लेकिन उससे पहले मैं मनोज मध्य प्रदेश का रुक करना चाहती हूं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जरा बताइए कि क्या चल रहा है, क्योंकि 8:26 का वक्त हो चला है और अभी काउंटिंग को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? सभी जगह पर 3 जो असेंबली सीट है, 1 लोकसभा सीट है, सभी जगह पर पोस्टल बैलेट की भी गिनती हो रही है और इसके बाद शुरुआत हो जाएगी, ईवीएम भी खुलना शुरू हो जाएंगे। कि बड़ा सवाल जो प्रीति आप कह रहे हैं कि इस मंगल को मंगल किसका होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि जो खंडवा सीट है, जैसे एक बड़ी चीज़ है जिससे रुझान का पता करना दोनों पार्टियों के लिए थोड़ा सा बड़े दोनों असमंजस में है। एक डिलेमा उनमें चल रहा है कि आखिर चक्कर ये जो वोटिंग है, जैसे खंडवा में पिछले लोकसभा चुनाव से अगर आप वोटिंग का तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव से अच्छी खासी करीब 9-10% तक वोटिंग कम हुई है। इसी तरह एक रैगांव सीट है, वहां पर भी कम हुई और जो बाकी 2 सीट है, जोबट की सीट है, पृथ्वीपुर की सीट है, वहां भी वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई। इससे ये जो वोटर की उदासीनता है, क्योंकि अभी कोरोना मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा नहीं था, वो दोनों पार्टियों ने पूरी कोशिश की थी कि अधिक से अधिक मतदाता घर से निकले। उसके बाद ये वोटर की जो उदासीनता है वो दोनों पार्टियों को एक तरह से परेशान कर रही है कि आखिर वोटर इतना उदासीन क्यों था। खंडवा में तो कई गांव में लोगों ने जो कहते हैं कि पूरी तरह से पोलिंग का बहिष्कार भी किया कि भाई हमें पोलिंग नहीं करनी है। तो ये बीजेपी के लिए एक चिंता का सबब है, कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि अब पहले जैसा एक सीधा गणित नहीं होता है कि अगर वोटिंग कम हुई है तो उसका फायदा विपक्ष को होगा या वोटिंग ज्यादा हुई है तो उसका फायदा सत्ताधारी पार्टी ले लेगी। इस तरह का कोई गणित तो अब चलता नहीं है। तो ये उदासीनता को लेकर दोनों पार्टियां सोच रही है कि दोपहर का इंतजार कर रही है कि मनोज, अभी हम तेजस्वी को सुन रहे थे, चंद्रमोहन, उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हम भारी मतों से जीत रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बेईमानी हम नहीं करते हैं और जो बेईमानी कर रही है उनको जनता देख रही है। क्या कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव? बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव का यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस 2 सीटों पर चुनाव में हार होती है तो ये ना कह पाएं कि उनको मत कम मिला। वो साफ तौर पर अपने लोगों और अपने कार्यकर्ताओं में यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनकी हार होती है तो ये पहले से वो तैयारी कर रहे हैं कि वो सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को कह पाएंगे कि ये ईवीएम की गड़बड़ी और साथ ही जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने गड़बड़ी की
की है और शायद यही वजह है कि इस तरह के रिजल्ट आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था उसमें भी तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए थे। तो ऐसे में उनके बयानों को समझा जा सकता है। और अब से थोड़ी देर पहले लालू यादव अपने घर के गेट पर निकले थे और उन्होंने यह दावा भी किया कि वो दोनों सीट जीत रहे हैं। और कल शाम में तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंच गए थे और इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारापुर में पहुंच गए, जहां पर काउंटिंग सेंटर है, कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो वहां पर वो लोग अपने बातों को रख पाएं। क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर जब से यह चुनाव का ऐलान हुआ था तब से यह कहा जा रहा था, चाहे वो पार्टी के नेताओं के तरफ से हो या फिर जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से, कि इस चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हार का ठिकरा किनके ऊपर फोड़ा जाए, इसकी पहले से तैयारी की जा रही है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर आशिका का रुख कर लेती हूँ। आशिका, एक फॉर्मूला जिसकी चर्चा आप भी कर रही थी और हम भी कर रहे थे, क्या वो नतीजे इसी ओर इशारा कर सकते हैं? इस बात की संभावना क्या है? क्योंकि ये 4 जो सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, टीएमसी के लिए कम, मुझे लगता है बीजेपी के लिए ज्यादा, क्योंकि जिस तरह की शिकस्त उन्होंने विधानसभा चुनाव में देखी उसके बाद ये नतीजे बहुत अहम हो जाते हैं। आशिका, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, इस पर मैं आपका जरूर जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन मैं अब रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय। तेलंगाना में किस तरह से चुनावों की रफ्तार लग रही है, मतगणना किस ओर बढ़ रही है, जरा ये बताइए। और बैलेट को लेकर, बैलेट की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, वो कहां तक पहुंची है, और फिर ईवीएम की काउंटिंग के बारे में क्या अपडेट है? प्रीति, जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग जो है इस समय चल रही है और कुछ ही देर में जो है हमको पोस्टल बैलेट के नतीजे हमारे सामने होंगे और उसके बाद जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। तो ये तो वो जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है 8 बजे से और 11 बजे तक माना जा रहा है कि कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। जो तेलंगाना में जो हुजूराबाद सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और टीआरएस के लिए, क्योंकि दोनों की साख का सवाल है। यहाँ पर जो ईटेला राजेंद्र जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको जो है कैबिनेट से हटा दिया था मुख्यमंत्री ने और उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा और बीजेपी से वो टिकट लेके वो चुनाव मैदान में है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर बीजेपी यहाँ जीत जाती है, चूंकि ये रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, अभी तक जीएचएमसी चुनाव के बाद ये बराबर कहा जा रहा था कि शहरों में तो बीजेपी का प्रभाव हो सकता है लेकिन देहाती इलाकों में बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है। लेकिन अगर इस सीट से बीजेपी जीतती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी। खास करके टीआरएस में ऐसे लोग जो असंतुष्ट हैं वो फिर उनको एक नई रास्ता नजर आएगा, तो ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीआरएस मुख्यमंत्री इसके लिए पूरी अपनी ताकत लगाए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लोगों के सामने लाई। अब सवाल यह है कि लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं और जाहिर तौर पर इसके जो नतीजे हैं वो दूरगामी होंगे। तेलंगाना में खास करके जो बीजेपी अपना स्टेक देख रही है उसको अपना भविष्य इस चुनाव से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। भवानी, राजस्थान की 2 सीटों पर नतीजे आने हैं, लेकिन ये 2 नतीजे जो है वो बहुत फर्क नहीं गहलोत सरकार पर डालेंगे, लेकिन ये नतीजे एक संदेश लेकर आएंगे। वो संदेश सत्ताधारी पार्टी के लिए कितना अहम होने वाला है? देखिए, पहले तो मनोज अभी बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जैसे रुझान कम रहा, लेकिन राजस्थान में बिल्कुल उलट रहा। राजस्थान में दोनों सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। वल्लभनगर के अंदर सबसे ज़्यादा 70% के ऊपर पोलिंग हुई है। उसकी वजह ये है कि जो बागी और जो निर्दलीय मैदान में है और वो जिस तरीके से फाइट में है तो उसका एक असर पड़ा है। तो और दूसरी बात है कि इसलिए भी है कि इस बार रुझान इसलिए बढ़ गया कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा था बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदर, कांग्रेस के लिए, अशोक गहलोत के लिए बहुत मायने रखते हैं ये नतीजे, क्योंकि इन्हीं नतीजों के आधार पे कांग्रेस की आगे की दिशा राजस्थान में तय होगी। राजस्थान में अशोक गहलोत की चलेगी या पार्टी हाईकमान की चलेगी और सचिन पायलट का क्या रोल होगा, सब कुछ इन 2 उपचुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। हालांकि अगर इन दोनों सीटों की बात करें तो 2 में से एक बीजेपी के पास और एक कांग्रेस के पास। वल्लभनगर पहले कांग्रेस के पास थी और धरियावत जो दूसरी सीट हो रही है वो बीजेपी के पास थी, यानी एक जीतते तो बराबर। अगर कांग्रेस दोनों चीज जीत जाती है तब अशोक गहलोत के लिए जो जिस कोशिश में लगे हुए हैं कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को वो सत्ता में भागीदारी नहीं थे, तो ये तभी मुमकिन है, अशोक गहलोत की तभी चलेगी जब दोनों सीटें जीतेंगे। अगर दोनों सीटें हार गए तो आप मान के चलिए कि राजस्थान के अंदर जैसा पंजाब में हुआ वैसी मांग तेजी से उठेगी और सचिन पायलट का गुट इसी का इंतजार कर रहा है कि अगर दोनों सीटें अगर हारे तो कहेंगे कि राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई में अगली सरकार लाना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर भी वैसा ही बदलाव किया जाए। खास तौर पर संगठन में बदलाव की तो सीधे तौर पर मांग होगी। जी
प्रीति। जी ठीक है, मैं आप सभी के पास आऊंगी। देश भर में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा चुनाव के लिए बाय इलेक्शन के लिए वोटिंग हो चुकी और अब काउंटिंग का दिन आज है और इस पर हमारे सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो लगातार सटीक आंकड़े, सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।